जय हिंद। 12th क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था रासायनिक बलगतिकी। उसके 2 वीडियो मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। तो मेरे ख्याल से देख लिया होगा आप लोगों ने और समझ में आया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो कोशिश कीजिए, देखिए और नोट करते चलिए, कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। चलिए आज उसी के आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन। तो पिछली क्लास में अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए थे, ठीक है। आज उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है अपना द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम। तो हमारे पास टॉपिक है द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम या दर स्थिरांक। दर स्थिरांक, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम या दर स्थिरांक या साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक। तो हमारे पास टॉपिक है द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम या दर स्थिरांक या साम्य स्थिरांक। तो सुनिए इसके बारे में क्या है ये द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम। ये जो क्रिया नियम है, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम है, ये दिया हुआ है वैज्ञानिक गुल्डबर्ग और बागे ने। गुल्डबर्ग और बागे ने, वैज्ञानिक गुल्डबर्ग और बागे ने किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर और सांद्रता के मध्य, अभिक्रिया की दर और सांद्रता के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम प्रदान किया है जिसे कहा जाता है द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम। फिर से सुन लीजिए क्या है। वैज्ञानिक गुल्डबर्ग और बागे ने किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर और सांद्रता के मध्य संबंध बताने के लिए एक नियम प्रदान किया जिसे द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम कहा जाता है। तो ये होता क्या है द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम, वो सुन लीजिए यहाँ पर। देखिए, मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ए और बी दो क्रिया कारक हैं, उत्पाद मान लो अपने को मिल गया है सी और डी। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम कहता है कि जो अभिक्रिया की दर होती है, अभिक्रिया की दर, वो क्रिया कारकों की सांद्रता, ये ए और बी दो क्रिया कारक हैं, क्रिया कारक ए की सांद्रता को बड़े ब्रैकेट में दर्शाया, बी की क्रिया कारक बी की सांद्रता को बड़े ब्रैकेट में दर्शाया। तो बड़े ब्रैकेट में ये सांद्रताएं दर्शा रहे हैं, ए की सांद्रता बड़े ब्रैकेट के अंदर, बी की सांद्रता बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों की सांद्रता, क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल, बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुणनफल के समानुपाती होती है। फिर से सुन लीजिए यहाँ पर क्या है द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम। वैज्ञानिक गुल्डबर्ग और बागे ने किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर और सांद्रता के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध बताने के लिए एक नियम प्रदान किया जिसे द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम कहा जाता है। अब ये होता क्या है वो सुन लीजिए। तो अपन ने यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल ले लिया है। मान लो ए और बी दो क्रिया कारक हैं, इन्होंने क्रिया की और उत्पाद बनाया है सी और डी। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान का मतलब है उनकी सांद्रताओं से, सक्रिय द्रव्यमान का मतलब है उनकी सांद्रताओं से, सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान अर्थात सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, आ गया समझ में। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या है द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम। तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं लिखना कि वैज्ञानिक गुल्डबर्ग और बागे ने किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर और सांद्रता के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम प्रदान किया जिसे द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम कहा जाता है। अब ये होता क्या है द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम, वो सुन लीजिए। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार
किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान अर्थात सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो ये कहलाता है द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें छोटा सा डेरिवेशन है जिसकी सहायता से अपन दर स्थिरांक निकालेंगे और साम्य स्थिरांक निकालेंगे। देखिए, तो यहाँ पर कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया लेने वाले हैं अपन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। देखिए कुछ इस तरीके से, जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। चलिए देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ए और बी ये दो क्रिया कारक हैं। ए और बी ये दो क्रिया कारक हैं। इन्होंने क्रिया की और उत्पाद बना दिया सी और डी। फिर क्रिया कारक, ये जो क्रिया कारक है इन्होंने क्रिया की, उत्पाद बनाया है सी और डी। फिर उत्पाद ये जो है सी और डी ये आपस में क्रिया करें और वापस अपने को क्रिया कारक प्रदान कर दें, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है, तो ये अपन कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया ले के चल रहे हैं। ए और बी दो क्रिया कारक हैं, इन्होंने क्रिया की, उत्पाद बनाया सी और डी। फिर उतने ही समय में सी और डी क्रिया करें और उत्पाद बना दे क्या, ए और बी। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया लेकर चल रहे हैं। इसमें लगाने वाले हैं द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम। ये लिखा द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से। तो क्या कहता है द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम? कि अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो देखिए अभी अपन ने ये क्रिया कारक माने हैं और बी, यानी इधर से संपन्न हो रही है अभिक्रिया, आगे से संपन्न हो रही है, इसीलिए इसे लिखा जाएगा अग्र अभिक्रिया की दर। यानी अग्र अभिक्रिया की दर समानुपाती ए की सांद्रता इंटू में बी की सांद्रता। अग्र अभिक्रिया की दर को दर्शाते हैं आर एफ से। फ्रंट रिएक्शन, फ्रंट रिएक्शन, फ्रंट मतलब आगे से संपन्न होने वाली अभिक्रिया। तो अग्र अभिक्रिया की दर को आर एफ से समानुपाती ए की सांद्रता इंटू में बी की सांद्रता। ऐसा ही आर एफ, ऐसा ही समानुपाती का चिन्ह हटता है तो स्थिरांक आता है के एफ। अग्र अभिक्रिया की दर का स्थिरांक है के एफ इंटू में ए की सांद्रता इंटू में बी की सांद्रता। ऐसा का ऐसा ही रहा हमारे पास। तो आर एफ बराबर सूत्र आया के एफ इंटू ए इंटू में बी। ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। सॉल्व कर कर ये बना दिया, ये लगा दी अपन ने अग्र अभिक्रिया की दर की सहायता से। अब मान लो इधर से अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ये क्रिया कारक बन गए और ये क्या बन गए, उत्पाद। तो पीछे से अभिक्रिया संपन्न हो रही है, इसीलिए लिखेंगे उसे पश्च अभिक्रिया की दर। पश्च अभिक्रिया की दर। तो फिर से वही है, अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों, अब ये क्रिया कारक बन जाएंगे, क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान यानी सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। पश्च अभिक्रिया की दर को आर बी से दर्शाते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन है। आर बी समानुपाती सी की सांद्रता इंटू में डी की सांद्रता। आर बी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो दर स्थिरांक आता है के बी इंटू में सी की सांद्रता इंटू में डी की सांद्रता। समीकरण नंबर 1 के बाद समीकरण नंबर 2 बन गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर के एफ और के बी ये स्थिरांक हैं जिन्हें दर स्थिरांक कहा जाता है। तो के एफ और के बी स्थिरांक हैं जिन्हें दर स्थिरांक कहा जाता है। नोट कर लीजिए इतना आप लोग, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके नीचे लिख लेना, जहाँ के एफ और
Kb, Kf और Kb स्थिरांक हैं जिन्हें दर स्थिरांक कहा जाता है। दर स्थिरांक कहा जाता है। दर स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, एक बार और देख लेंगे इसको। चलिए देखिए, तो एक बार फिर से समझ लीजिए। तो हमारे पास ये कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही। जब इधर से संपन्न होगी तो ये क्रिया कारक होगा और ये उत्पाद होगा, और जब इधर से संपन्न हो रही होगी तो ये क्रिया कारक बन जाएंगे और ये उत्पाद बन जाएंगे। इसमें लगाना है अपने को द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो ये लिखा, आगे से संपन्न हो रही इसलिए अग्र अभिक्रिया की दर समानुपाती ए की सांद्रता इंटू में बी की सांद्रता। अग्र अभिक्रिया की दर को किससे दर्शा रहे हैं, आर एफ से। फ्रंट रिएक्शन समानुपाती ए की सांद्रता इंटू में बी की सांद्रता। आर एफ ऐसा ही, समानुपाती का चिन्ह हटा तो स्थिरांक आया के एफ इंटू में ए इंटू में बी, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, एक बन गया ये हमारे पास। अब उधर से मान लो अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो उसे लिखेंगे क्या, पश्च अभिक्रिया की दर। तो फिर से अभिक्रिया की दर जो है वो समानुपाती होगी क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम लगा दिया यहाँ पर। तो पश्च अभिक्रिया की दर को आर बी से समानुपाती सी की सांद्रता इंटू में डी की सांद्रता। आर बी ऐसा ही, समानुपाती का चिन्ह हटा तो दर स्थिरांक आया के बी, सी की सांद्रता इंटू में डी की सांद्रता, समीकरण नंबर 2 बन गया। जहां पर के एफ और के बी ये स्थिरांक हैं जिन्हें दर स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब साम्य स्थिरांक निकालना है। साम्य स्थिरांक निकालने के लिए साम्यावस्था की स्थिति लगा देते हैं। कौन सी स्थिति लगा देते हैं, साम्यावस्था की स्थिति। तो देखिए क्या होती है साम्यावस्था। तो ये लिखा मैंने, साम्यावस्था की स्थिति में, साम्यावस्था की स्थिति में, साम्यावस्था की स्थिति में। तो साम्यावस्था की स्थिति होती क्या है, जितनी देर में अभिक्रिया आगे से संपन्न हो उतनी देर में ही अभिक्रिया पीछे से संपन्न हो जाए। यानी अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो साम्यावस्था की स्थिति में अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर बराबर होगी पश्च अभिक्रिया की दर के, पश्च अभिक्रिया की दर के। ठीक है, तो अग्र अभिक्रिया की दर को अभी अपन ने दर्शाया था आर एफ से और पश्च अभिक्रिया की दर को दर्शाया था आर बी से। ये समीकरण 1 में आर एफ का मान आया था
के एफ इंटू में ए की सांता इंटू में बी की सांता। समीकरण 2 में आर बी का मान आया था, के बी इंटू में सी की सांता इंटू में डी की सांता, यही मान थे। तो आर एफ और के बी के मान उठाकर यहाँ पर रख दिए हुए, इनको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर के वाले एक तरफ कर लें दर स्थिरांक और सांद्रताएं एक तरफ कर लें। यहाँ पर के एफ ऐसा ही छोड़ा, गुणा में है के बी, तो किस में आएगा, भाग में आ जाएगा इसके के बी, बराबर को उस तरफ बचेगा सी की सांद्रता इंटू में डी की सांद्रता। इधर गुणा में है ये दोनों ए और बी की सांद्रताएं, तो पहुंच जाएंगी भाग में, ए और बी की सांद्रताएं पहुंच गई भाग में। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। इधर गुणा में है के बी, तो ये भाग में आ गया, के एफ के भाग में आ गया के बी, बराबर को उस तरफ बचा था सी और डी, ये लिख दिए। इधर गुणा में थे ए और बी, ये भाग में पहुंचा दिए ए और बी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर के एफ बटे के बी फिर से एक स्थिरांक होता है, मान लो के सी को ही कहा जाता है साम्य स्थिरांक, क्योंकि ये साम्यावस्था की स्थिति में लगाने पर आया। तो के एफ बटे के बी फिर से स्थिरांक है के सी, जिसे कहा जाता है साम्य स्थिरांक। तो के एफ बटे के बी की जगह लिखा के सी, यहाँ पर ये ऐसे ही सी की सांता इंटू में डी की सांता बटे में ए इंटू में बी की सांता। तो जहाँ के सी एक स्थिरांक है, जहाँ के सी फिर से एक स्थिरांक है, जिसे साम्य स्थिरांक कहा जाता है, जिसे साम्य स्थिरांक कहा जाता है, जिसे साम्य स्थिरांक कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम, या दर स्थिरांक या साम्य स्थिरांक। नोट कर लीजिए आप लोग, 10th क्लास का ये टॉपिक है, 10th क्लास में भी है ये द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम। तो मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं, इसी से जुड़ी हुई एक खास चीज़ है जिसका उपयोग आगे किया जाएगा। मोस्ट आईएमपी टॉपिक पढ़ने हैं अपने को इसके बाद, इसी की सहायता से, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम की सहायता से। देखिए क्या है, मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया ए और बी, ये दो क्रिया कारक हैं, इनमें ए की मात्रा x मान लेते हैं, बी की मात्रा y मान लेते हैं। तो ये क्रिया कारक हैं हमारे पास ए और बी, इन्होंने आपस में क्रिया की और उत्पाद बना लिया, मान लो ए बी, ये हमारा उत्पाद है। ठीक है, क्रिया कारक हैं ए और बी, ए की मात्रा x, बी की मात्रा y, उत्पाद है हमारे पास ए बी। इसमें लगा रहे हैं द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम क्या कहता है? द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम कहता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान, क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता, ए की सांद्रता को बड़े ब्रैकेट में और बी की सांद्रता को बड़े ब्रैकेट में, सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, यही कहता है अभिक्रिया की दर। अब यहाँ पर एक चीज और लिख लेंगे, ए की मात्रा x है तो ऊपर मात्रा x लिखी, बी की मात्रा y है तो ऊपर मात्रा y लिखी। ठीक है,
तो अभिक्रिया की दर समानुपाती ए सांद्रता ए की घात x इंटू में सांद्रता b की घात y। तो मात्राएं जो होती हैं वो घात में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन एक मोस्ट IMP टॉपिक करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डालना विशेष, और विशेष में ये लिख लेना, हेडिंग डाल लेना विशेष, विशेष, और विशेष में ये लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से।